इंटरव्यू इंडिया के सभी दर्शकों को नमस्कार। हम सब अपनी खुली आंखों से दुनिया जहान देखते हैं, लेकिन सोचिए किसी के पास अगर ये आंखें ना हो तो उसके लिए जीवन कितना कठिन होगा। यह बात वे लोग ज़्यादा समझ सकते हैं जिनकी आंखें हैं। देश में लगभग 1,20,00,000 लोग ऐसे हैं जो नेत्रहीन हैं किन्हीं न किन्हीं कारणों से, और इन 1,20,000 लोगों का जीवन सोचकर ही लगता है कि काफी कठिन होगा। लेकिन उन्हीं 1,20,00,000 लोगों में से कुछ ऐसे जीवट और संघर्षशील व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं जो अपने जज्बे के कारण खुद को स्थापित करते हैं। उनकी नेत्रहीनता उनके लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए और उनके जीवन में कहीं भी आड़े नहीं आती है। ऐसे ही एक जीवट शख्सियत से हम आज आपको मिलवाएंगे, रूबरू करवाएंगे, जो कहते हैं कि क्या हुआ जो तूने दीदार को न दी आंखें, क्या हुआ जो तूने दीदार को न दी आंखें, मेरे मन की आंखों से दीदार को तो न रोक सकोगे। आइए मिलाते हैं हम आपको ऐसे ही एक शख्सियत जो रेलवे में हेल्पर 2 के पद पर कार्यरत है, जो पूरी तरह से नेत्रहीन है, आदरणीय पप्पू पासवान जी से। पप्पू पासवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंटरव्यू इंडिया के इस एपिसोड में। पप्पू पासवान जी, आप कुछ उन लोगों में से हैं जिन लोगों ने अपने को स्थापित करके दिखाया है। मैं आपके बारे में कहना चाहूंगा कि उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, लेकिन पप्पू पासवान जी कहते हैं कि मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है, ये आसमान कुछ कम है। आप उन चंद लोगों में से हैं जो आसमान को भी कम करके दिखाते हैं। आपको आपकी इस सफलता के और सफल जीवन के लिए बहुत बहुत बधाई। पप्पू जी, मैं ये नहीं कह सकता कि आपके शरीर में आंखें नहीं हैं तो आपका जीवन बहुत सुखद होगा, लेकिन बावजूद इसके आपने जीवन को सुखद बनाया है। वो कमी जहां है वहां है, लेकिन इस कमी के बावजूद भी आपने खुद को स्थापित किया है। अगर हम लोग गहराई में जाएं तो बहुत सारे दर्द आपके सीने में दफन होंगे। आज हम सब लोग उन सभी दर्दों से पर्दा हटाने की कोशिश करेंगे। पप्पू जी, आप रेलवे में नौकरी करते हैं, किस पद पे हैं? यहाँ हम हेल्पर 2 के पद पर ब्रिज विभाग में नियुक्त किए गए हैं और वहीं पर हम कार्यरत हैं। पप्पू जी, आप को क्या काम करना होता है रेलवे में? रेलवे में मेरा जो वर्क है वो है कि जो हमारे एसएससी होते हैं उनके चेंबर के बाहर एक टेबल रखा गया है जिस पर टेलीफोन होता है, वहीं पर हमारी ड्यूटी होती है। अच्छा, तो दिन भर टेलीफोन रिसीव करना और रिस्पॉन्ड करना। जी। पप्पू जी, आपने पढ़ाई लिखाई कितना की है? सर, हम आरंभिक शिक्षा मेरी हुई है दरभंगा ब्लाइंड स्कूल से। उसके बाद की जो शिक्षा है वो दिल्ली से हुई है, और दिल्ली में जाने के बाद हम 12th के बाद ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किए हैं। अच्छा, आप संगीत में भी कुछ किए हैं, आपने बताया था। जी, संगीत में भी इलाहाबाद प्रयाग संगीत समिति यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री हासिल की है मैं। बहुत खूब। तो आपकी इच्छा संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ने की नहीं हुई? रविंद्र जैन एक बड़े नाम है जो आंखों से नेत्रहीन होने के बाद भी उनकी तो खैर एक धूल भी मिल जाए तो हम अमर हो जाए, बट हम उनकी तरह तो नहीं हैं, लेकिन हमें भी रुचि है संगीत से, गाते हैं, गा लेते हैं, बजा लेते हैं। जी जरूर, हम लोग सुनेंगे। आप जन्मजात नेत्रहीन है या कुछ घटना ऐसी घटी जिससे आपकी आंखें चली गई? नहीं, जन्मजात नेत्रहीन नहीं हूँ।
हमारी उम्र जब रही होगी लगभग 5 या 6 साल, उस दरमियान हमारी आँखों में एक तकलीफ़ हुआ, वो दाने टाइप का हो गया था जिसको हम अब लोग अपने क्षेत्र में फूला कहते हैं। और उस फूला को हटाने के लिए हमारे घर में शिक्षा की काफ़ी अभाव थी उस समय। तो एक बुज़ुर्ग ने बताया जो सोने चांदी का काम करते थे कि नौसादत डालने पर इन आँखों के जो फूले पड़े हैं ये साफ़ हो जाएगा। और उसी दौरान हमारी आंखें गल गई। तो दोनों आंखें या एक आंख? उस समय एक आंखें, और एक आंखें उसके इन्फेक्शन से लगभग 6 महीने के अंदर में वो भी समाप्त हो गई। या ये कहा जाए कि एक छोटी सी गलती से आपको ये अंधता का जीवन आ गई। बाद में इलाज वगैरह में फिर से आंखें आने की या ट्रांसप्लांट की कोई योजना नहीं बन पाई? उस समय आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब होने की वजह से हम लोग अच्छे अस्पतालों में नहीं जा सके। इसके लिए गारंटी के साथ तो नहीं कह सकते सर कि नहीं हो सकती है। अच्छा, पूरा प्रयास नहीं हो पाया? नहीं। तो कुछ याद आता है जब आप की आंखें थीं उस समय का कोई दृश्य या कोई? याद आता है जब हमारी माँ गाय को खिलाने के लिए घास लेकर आती थी, तो उनकी आने की मतलब प्रतीक्षा में करता था। जब भी वो आती थी तो उनसे खाने के लिए बहुत मतलब वो करता था कि माँ मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे वो खाना चाहिए। गरीब थे उस समय, मन मुताबिक खाना तो नहीं मिल पाता था, लेकिन जो भी खाना था माँ को मैं खाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान करता था। ये बातें मुझे याद है। मम्मी पापा का चेहरा याद है? जी, हमारे मम्मी पापा का चेहरा उतना तो 4-5 साल में क्या याद रहेगा, लेकिन हमारे मम्मी पापा का चेहरा जहाँ तक मुझे याद है वो ठीक है। बचपन में जब आप स्कूल गए उस समय स्कूल में आपने अपने को सहज या असहज कैसा महसूस किया? पहली बार जब हम स्कूल में गए तो हम लोगों के घर वो फूस का हुआ करता था, जो धान के होते थे, पुआल यहाँ कहते हैं। तो हम लोग जब गए पहली बार हम स्कूल में गए तो सब जगह पक्का पक्का था। वहाँ जो लोग बोलते थे तो आवाज़ें गूंजती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहाँ आ गया हूँ, कहाँ मैं बैठा हूँ, बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। तो हम उस दिन चले आए, फिर सेकेंड टाइम में गए दादाजी के साथ में, तब से रहना शुरू किए। तो आगे जो पढ़ाई आपने शुरू किया तो कभी ऐसा कोई दिल में दर्द या गुबार उठा हो जो लगे कि यार भगवान ने मेरे साथ कुछ अन्याय किया, अगर आंखें रहती तो मैं भी ये करता वो करता, ऐसे कोई भाव? जी, पढ़ाई करते करते जब एक बार हाई स्कूल के एनुअल एग्ज़ाम के लिए मुझे एक राइटर की आवश्यकता पड़ी थी, तो उस समय हम कई लोगों से कहते थे, तो कहते थे कि अरे हमारे पास नहीं हो सकता है। तब हम जा रहे थे अकेले ही छड़ी के सहारे एक लॉज में, और बाएं तरफ नाले था और दूसरी तरफ से गाड़ी आ रही थी, और गाड़ी की आवाज़ को सुनकर जब हम साइड होना चाहे तो मैं थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था। तब उस समय मुझे कमी ज़रूर महसूस हो रही थी कि आज हमारे भी पास आँख होती तो हमें इतना संघर्ष करके नहीं जाना पड़ता यहाँ तक आने के लिए, न ऐसी घटना का सामना करना पड़ता। आप गांव से दूर दिल्ली में रह करके पढ़ाई किए। सामान्य तौर पर आँख वाले सक्षम व्यक्ति को भी लोग नहीं छोड़ते हैं घर वाले कि वो नया शहर है, अलग शहर है, वहाँ कहीं बच्चा भटक न जाए। आप नेत्रहीन होते हुए भी आप अकेले दिल्ली में रह करके पढ़ाई किए। किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था उस समय? उस समय चुनौतियां तो काफ़ी थी। जब दिल्ली हम पहली बार गए तो चुनौतियां तो इतनी थी कि एडमिशन फीस नहीं हो पाता था, किताब कापी की तो बात अलग है, लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद धीरे धीरे आम पब्लिक डोनेशन के सहारे एक संस्था चलती है, उसका नाम है नेशनल ब्लाइंड यूथ एसोसिएशन। उस संस्था में मुझे एक सीट मिला और वहाँ पर रहते रहते पब्लिक डोनेशन से हमारी ये सारी चीज़ें पूरी हुई। घर वाले तो इतना नहीं कर पाते थे क्योंकि हमारे पिताजी मजदूर हैं और माताजी कुशल गृहिणी थी, तो उस समय इतना आय का स्रोत भी उन लोगों के पास नहीं था। तो दिल्ली में जाने के बाद पब्लिक डोनेशन के सहारे हमको ये सब सामने आपने पढ़ाई पूरी की। म्यूजिक के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में रुचि कब आई? म्यूजिक के क्षेत्र में जब हम 2002 में एक हमारे राम प्रसाद ठाकुर भाई सीनियर साथी हैं, तो उन्हीं की प्रेरणा से
हम फॉर्म भरना शुरू किए थे। और गाने में मुझे इंटरेस्ट पहले से ही था। दादाजी जब थे तो हनुमान चालीसा पढ़ना सिखाते सुनाते थे हमको। जब से आँख खराब हुई थी तो बहुत चीज़ मुझे ऐसे मुज़बानी याद था। तो धीरे धीरे 2002 ईस्वी से संगीत में रुचि जगी। संगीत में आप हारमोनियम बजाते हैं? जी, हारमोनियम कैसियो बजाते हैं। कैसियो बजाते हैं। तो जो आपको सबसे प्रिय गीत आपको लगता है वो सुनाएंगे? छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है, सबसे हंसी इनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियाँ। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियाँ। कुदरत ने जो हमको बख्शा है, सबसे हंसी इनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है पप्पू जी, आप तो कमाल के गाते हैं। पप्पू जी, नौकरी कब पाए आप रेलवे में? सर, नौकरी मेरी हुई है 2014 ईस्वी में। रेलवे की एक आया था वैकेंसी 2013 मई में, हम अप्लाई किए थे। 1 दिसंबर 2013 को हम दानापुर खगोल एक विद्यालय है, वहाँ पर हम एग्ज़ाम दिए थे और वेरिफिकेशन मेरा 2014 मार्च में हुआ था और नियुक्ति मेरी हुई है 3 सितंबर 2014 को। शादी कब हुई आपकी? मेरी शादी हुई है 13 जुलाई 2016 में। कितने बच्चे हैं आपको? हमारे अभी एक बच्चे हैं जिसका जन्म 25 जून 2019 को हुआ है। बिटिया है? बिटिया जो है। अच्छा, तो घर में तो आप खूब गीत सुनाते होंगे श्रीमती जी को? जी। श्रीमती जी भी गाती है या केवल आप? नहीं, वो जिस वातावरण में रही हैं, हाँ। जहाँ पर क्षेत्रीय गीत होता भोजपुरी है। लोकगीत? नहीं, भोजपुरी नहीं, हम लोगों को हम लोग मैथिली बोलते हैं। मैथिली मैथिली बोलते हैं। तो वो गीत गाती हैं? जी। तो आप बजाते हैं, वो गाती हैं? हाँ, वो शिव चर्चा वगैरह में जाती हैं। अच्छा। तो भोले बाबा का लाचारी वगैरह ये सब गाती है तो हाँ। बजाते हैं। आप घर से छड़ी के सहारे निकलते हैं जी और ऑफिस जाते हैं। जी सर। लोग आपको, जैसे आम लोग सड़क पे चलते हैं वैसे आप भी चलते हैं। जी सर। आप अपने घर में भी अपना दिनचर्या के जो भी काम है वो अपने ढंग से करते हैं और ऑफिस में भी, बाजार भी आप खरीदारी करने जाते हैं? जी, जाते हैं। ये सब चीजें कैसे विकसित कर लिए आप? सर, एक्चुअल में ये है कि जब हम स्कूल में गए पढ़ने के लिए तो वहाँ पर जो हमारे सीनियर भाई पढ़ के जाते थे तो उनका अनुसरण करते थे। कहते थे लोग कि खुद से नहीं करोगे तो हमारे आपके साथ कब तक हमारे घर के लोग चलते रहेंगे, इसलिए खुद से अपना काम करना सीखो, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो वहीं से खुद का काम करने का एक सीख मिलता रहा। कॉलेज लेवल में भी गए तो वहाँ भी खुद से अकेले हर जगह जाना आना, खुद अपना सारा काम करना, कपड़ा साफ करना, अपने से फोल्ड करना, पहनना, ये सारी चीज़ें अपने से करना वहीं से सीखा हूँ। आप बाजार में खरीदारी करते हैं तो पैसों के लेन देन में पैसों को समझ जाते हैं? जी। कौन कितने रुपए है अपने समझ जाते हैं? जी, समझ जाते हैं। मैं 3 नोट आपको दे रहा हूँ, आप बताएं कि ये कौन कौन कितने कितने रुपए के नोट हैं। जी सर। सर जी, ये 10 रुपये का है। जी। सर, ये 500 रुपये के हैं। जी। सर, ये 100 रुपये की पुरानी वाली नोट है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पप्पू जी। ये जो अभी आपने दिखाया हम लोगों के लिए, ये छोटा सा नज़ारा,
ये इस बात को यकीन करने के लिए काफ़ी है कि आप अपने जीवन के सभी काम स्वयं कर लेते हैं। जी पप्पू जी, आप हेल्पर 2 हैं। जी हर कोई जीवन में प्रगति करना चाहता है, प्रमोशन करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। जी आगे क्या करना चाहते हैं? इसी डिपार्टमेंटल प्रगति करना चाहते हैं या कुछ और एग्जाम दे करके, क्योंकि अभी आपकी बहुत उम्र नहीं है, जी तो कुछ और डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके या अलग से कुछ और करना चाहेंगे या आप ऐसी जिंदगी जीना है? नहीं सर, हम तो चाहते हैं कि कोई मुझे प्रेरणा देने वाले व्यक्ति, महान व्यक्ति हो, जिनकी प्रेरणा से यदि इससे भी ऊपर उठ सके तो हम इस दिशा में भी प्रयास करना चाहते हैं। अपने मन में क्या भाव आता है क्या करने का? अपने मन में तो भाव पूछेंगे सर तो मेरा दिल तो करता है कि मैं टीचर बनूं। अच्छा, ये मौका नहीं मिल पाया? लेकिन ये मौका नहीं मिल पाया। ठीक बात है। लेकिन जो मौका आपको मिला है पप्पू जी। जी सर। बहुत सारे लोग जो बेरोजगार हैं, जो अपनी किस्मत को कोसते हैं, जी जो कहते हैं कि कहाँ से क्या करूं, उन सब के लिए आप एक मिसाल है। जो शारीरिक दिव्यांगता के बावजूद भी आप एक नौकरी आपने पाई, आपने दूसरे भी साधन गुणवत्ता विकसित की, स्किल डेवलप किया, म्यूजिक में भी आपने प्राप्त किया। आप हमारे बेरोजगार युवकों को, जो सक्षम है, जिनकी आंखें हैं, हाथ हैं, पैर हैं, सब कुछ है, उनको सबसे पहले क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको यही कहना चाहेंगे कि हताश न होएं और जो आपका लक्ष्य है उस दिशा में प्रयत्न करते रहें। प्रयत्नशील रहेंगे तो आसानी से आपकी जो मंजिल है वो प्राप्त हो सकती है। और जो दिव्यांग हैं, जिनके हाथ पैर नहीं हैं, जो मुख बधिर हैं, नेत्र बधिर हैं, कर्ण बधिर हैं, या ऐसे दूसरे लोग हैं, उन लोगों के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? हम इन लोगों के लिए भी सबसे पहले दृष्टिबाधित लोग जो हैं उनके लिए, और जितने भी कैटेगरी के विकलांग दिव्यांगजन हैं, इन सब के लिए मैं यही कहूँगा कि बंधु, हम सब मिलकर संघर्ष करते रहें। जब भगवान ने ज़िंदगी दी है तो जीने का सहारा भी भगवान किसी न किसी माध्यम से ज़रूर देंगे, लेकिन हमको उसके पहले संघर्ष करना होगा। कभी भी अपनी दिव्यांगता से घबराना नहीं है कि मेरे पास आँख नहीं है तो मैं इन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास बोलने की शक्ति नहीं है तो मैं वो चीज़ नहीं प्राप्त कर सकता हूँ जो एक सक्षम व्यक्ति करते हैं। जो जिनके पास सुनने की शक्ति नहीं है तो वो भी ये ना सोचे, या जिनके पास पैर नहीं है, हाथ नहीं है, किसी भी प्रकार के दिव्यांगता से ग्रसित हैं, तो इन सब को कभी भी घबराना नहीं चाहिए। और घबराने पर कोई सफलता जल्दी नहीं प्राप्त होती है। जब हम पूरी तरह से प्रण कर लेंगे कि मुझे ये करना है तो कठिन से कठिन बाधा को पार करके भी हमें अपने मंजिल तक जाने में रास्ता जरूर मिल जाएगा। भगवान से कोई शिकायत नहीं, भगवान ने तो मुझे इतना अच्छा बनाया है कि इतने तपस्या करने के बाद ये योनि प्राप्त हुआ है जिसे हम मनुष्य योनि कहते हैं। तो भगवान से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। ये तो हमारी खुद की कमी है और लापरवाही की कमी की वजह से ये चीज़ें देखने को पड़ा है या मिला है। नहीं तो भगवान तो हम लोगों को इतना अच्छा कर्म किए तब जाके मनुष्य योनि में एक जीवन दिए हैं जो सबसे अच्छा जीवन माना जाता है। शासन प्रशासन सरकार से कोई शिकायत? सरकार से कोई शिकायत नहीं है। सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोगों के लिए यदि नौकरी निर्धारित की जाती है उसमें जो मिलने वाला आरक्षण है, जो पद है, जो पैसे हैं, वो भी देना चाहिए। यही सरकार से हमारी विशेष आग्रह है और ये करते हैं तो बड़ी उनकी अनुकंपा होगी। पप्पू जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। हम सब लोग भी आपसे बात करके रोमांच से भर गए। प्रेरणा समाज के लिए, दिव्यांगों के लिए, हर किसी के लिए आप प्रेरणा है। और आपको देख करके और आपके जज्बे को देखकर, आपके उत्साह को देखकर हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला। आपने अपना कीमती समय इंटरव्यू इंडिया के लिए दिया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी हम लोग रूबरू थे नेत्र बधिर, दृष्टिबाधित रेल कर्मी आदरणीय पप्पू पासवान जी से, जो स्वयं को अपने जज्बे, अपनी कर्मठता से, अपनी दिव्यांगता को दरकिनार करते हुए स्वयं सफलता की सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। और उनके शब्दों में एक अलग तरह का रोमांच, ऊर्जा और उत्साह देखने को मिल रहा है। अगले एपिसोड में मिलते हैं
किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।